nationalism in India towards civil disobedience movement. So in this topic we will talk about what made Gandhi ji think about that a new movement need to be launched, because in the previous section we have read that Mahatma Gandhi call of the non cooperation movement. तो वो क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी को एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt that movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी, कि जब लोगों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया था और 22 पुलिस के लोग मारे गए तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था. तो वो ये नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, वो हमेशा जो है वो नॉन वायलेंस के पक्ष में थे. तो इसलिए उनको ये लगने लगा था कि अभी सत्याग्रहीस को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि पहले वो लोगों को ट्रेन करेंगे और उसके बाद फिर वो कोई नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे. डिफरेंट व्यूज़ इन कांग्रेस. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919. तो we read earlier that Congress भी जो है वो 2 parts में divided थी. एक पार्ट वो था जो इलेक्शन लड़ना चाहता था और एक पार्ट जो है वो गांधी जी के साथ जो मूवमेंट लॉन्च करना चाहता था. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कहा कि अब हम इस तरह के स्ट्रगल से थक चुके हैं और अब हम प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं. इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट अब इलेक्शन करेगी हम उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं. दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. उन्हें ये लगता था कि ब्रिटिशर्स को अपोज करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो उनके साथ काउंसिल में बैठें और उनके साथ सुधार के ऊपर बहस करें. इट मीन्स कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए पॉलिसी बनाएं तो हमारा वहाँ पर होना ज़रूरी है और हम ब्रिटिशर्स को ये बताएं कि जिस तरह की काउंसिल्स उन्होंने बनाई हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है. C.R. दास, इट मीन्स चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, father of Jawaharlal Nehru. C.R. Das और मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, सो दैट कि वो लोग काउंसिल इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके. Younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. यंगर लीडर्स इट मीन्स कि जिन लोगों ने अभी नया नया कांग्रेस को ज्वाइन किया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दे डोंट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन. वो ब्रिटिशर्स के इस तरह के इन छोटे छोटे लालच में नहीं आना चाहते थे कि लाइक आप इलेक्शन में पार्ट ले लीजिए. तो वो चाहते थे मास एजिटेशन. रेडिकल मीन्स बदलाव लाने के लिए वो एक फुल स्केल इस तरह का कोई मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे सो दैट दे कैन डिमांड फुल इंडिपेंडेंस. फैक्टर्स टर्न द इंडियन पॉलिटिक्स. तो अभी ये सब बातें कांग्रेस के अंदर चली रही थी, तो 2 चीज़ें थी जिनका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा. इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, 2 फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. तो अभी ये इंटरनल कांग्रेस की डिबेट चली रही थी कि हमें इलेक्शन में पार्ट लेना है या हमें फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी है. तो 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई. फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन इज कॉल्ड इन आर्थिक मंदी. कि आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी उनकी कीमतें धीरे धीरे 1926 में कम होनी शुरू हुई और 1930 तक जाकर वो बिल्कुल गिर गई. As the demand for agricultural goods fell,
and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. अब क्योंकि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी, तो लोग अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो किसानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था अपनी फसल को बेचना और सरकार को टैक्स पे करना, और इस वजह से गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। Simon Commission. Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. It means कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए एक कमीशन बनाया, एक स्पेशल, उनको लगा कि एक ऐसे स्पेशल कमीशन की ज़रूरत है जो जाकर ये देखे कि इंडिया के अंदर जो है वो लोग इतने रेस्टलेस क्यों हुए पड़े हैं, क्यों वो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। तो जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था, और इसको इसलिए भेजा गया था ताकि वो ये देखे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। द प्रॉब्लम वॉज दैट कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। लेकिन इंडियंस ने उनके साथ कोई बात नहीं की। जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया में आया, इट वॉज ग्रीटेड विद द ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन साइमन गो बैक। द रीज़न कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। When the Simon Commission in India arrived in 1928, it was greeted with slogan "Go Back Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. तो अब साइमन का विरोध करने के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने साइमन कमीशन का विरोध किया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 29 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution, and this did not satisfy the Congress leader. तो अब इन सब लोगों को शांत करने के लिए, इन लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए वाइसराय लॉर्ड इरविन ने एक वेग ऑफर, मीन्स एक अनसर्टेन, अनक्लियर सा ऑफर, जिसके अंदर कोई भी शर्तें क्लियर नहीं थी, कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है सेमी इंडिपेंडेंट। इट मीन्स कि वो रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही, लेकिन कुछ चीज़ों पर इंडियंस को डिसीजन लेने की पावर दे दी जाएगी। और उन सब का डिस्कशन करने के लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा कि इंडिया के अंदर जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। बट कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, एंड दे बायकॉटेड दिस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द रेडिकल विद इन कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। रेडिकल्स मीन्स द पीपल दोज हु वांट टू ब्रिंग चेंज। तो कांग्रेस के अंदर जो लोग, मतलब कि लाइक अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं मॉडरेट्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स वर एक्चुअली दोज पीपल दोज हु बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स एंड पेटिशंस। कि मॉडरेट्स को हम हिंदी में कह सकते हैं नरम दल के लोग, जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे प्रार्थना करना चाहते थे, कोर्ट में उनके से बातचीत से मसला सुलझाना चाहते थे। एंड एक्सट्रीमिस्ट्स और रेडिकल्स को हम हिंदी में कह सकते हैं गरम दल, जिनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कभी भी इन पेटिशंस और प्रेयर्स को नहीं मानेंगे, उसके लिए हमें कोई सख्त कदम ही उठाना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा असर्टिव थे और वो इस तरह के मेथड्स को ही चूज़ करना चाहते थे। द लिबरल एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो अब धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे और लिबरल्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात मानकर ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाना चाहते थे, तो धीरे धीरे उनकी इम्पॉर्टेंस जो है वो कम होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये फील करने लगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस तरह की बातचीत से, इस तरह की पटिशन से जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। इन दिसंबर 1929, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू,
द लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज्ड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंदर लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ और जहां पर ये बात रखी गई कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी तरह की कोई नेगोशिएशंस और कोई बातचीत नहीं करनी है। दे डिमांडेड द पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as an Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएगा और सभी लोग ये शपथ लेंगे कि अब वो ब्रिटिशर्स के किसी भी पॉलिसी या किसी भी लालच में नहीं आएंगे एंड दे विल स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन इस सेलिब्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं आए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्ट नहीं लिया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने एक नया रास्ता ढूंढा ताकि ये जो हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया है उसको सही तरीके से शेप दिया जा सके।